तीर रखता है कमान रखता है, तीर रखता है कमान रखता है, बुलंद हौसलों की जबान रखता है। हम तो रहते हैं हिंदुस्तान में लेकिन वो अपने दिल में हिंदुस्तान रखता है। स्वागत कीजिए अभिलाष पांडे जी का। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। और यहाँ पर उपस्थित सारे प्रबुद्धजन, विद्वज्जन, मातृशक्ति। हम तो हमेशा कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहीं वास करते हैं जहाँ नारियों का सम्मान होता है। तो ऐसी सारी मातृशक्ति को एक बार वंदन। मैं विवेक जी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने इस तरह का जो आयोजन है, ये जबलपुर डायलॉग्स के नाम से, ये एक वैचारिक आंदोलन आपने शुरू किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि एक बार तालियों से विवेक भाई का और पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहिए। निश्चित तौर पर जब मुझे ध्यान है, मैं युवा मोर्चे में जब काम करता था, तब मैं मध्य प्रदेश का जब यूथ विंग का स्टेट प्रेसिडेंट था, तब आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से मेरी जब भी बात होती थी तो वो कहते थे कि कार्यक्रम के अलग अलग प्रकार से हम काम करते हैं। उन कार्यक्रमों में यूथ का कार्यक्रम होता है, सीनियर सिटीजन्स का कार्यक्रम होता है, महिलाओं का कार्यक्रम होता है, लेकिन वो जब भी कहते थे कि प्रबुद्धजनों का कार्यक्रम करना है तो वो कहते थे कि प्रबुद्धजनों का कार्यक्रम जबलपुर में करना चाहिए, क्योंकि जबलपुर में सबसे ज़्यादा प्रबुद्धजन निवास करते हैं। और आपने उसी के अनुरूप अपने इस कार्यक्रम को डिज़ाइन भी किया है। मेरी अपनी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। निश्चित तौर पर आपका जो विचार है और जिस तरह के आपने इस विचार के अंदर आपने एक विषय भी प्रतिपादित करने का जो काम किया है कि वर्तमान की राजनीति और हमारे प्रदेश के युवा, निश्चित तौर पर मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर कर आया हूँ उसका नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और जब मैं काम करता था और जब हम ये सुनते थे कि आज का नौजवान कल का नागरिक है, लेकिन जब उस ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने काम किया तो हमने उसमें अपने विचार को बदला और उसमें कहा जाता था कि आज का युवा कल का नहीं, आज का ही नागरिक है और हम जो चाहेंगे वो तकदीर और तस्वीर बदल कर रख देंगे। तो हमने ये सब चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन से भी सीखी हैं। वर्तमान समय में जिस प्रकार की परिदृश्य हैं, जिस प्रकार की स्थितियां हैं, ये कोई नई नहीं है। भारत अपने आप में इसलिए अलग राष्ट्र है, बाकी सब देश हैं लेकिन हम राष्ट्र हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारी सभ्यताएं हैं। इसलिए हम अपने आप को कहते हैं कि भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और उस तरह से भारत की जो आज की वर्तमान की परिस्थितियां चल रही हैं, ये पुराने तरह से ही चलने वाले काम हैं, जिसको नए कलेवर के साथ हम सब काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। लोग ये कहते हैं कि कितने भी प्रकार के लोग आए और जितने भी प्रकार की खोजें आई, भले उसमें बाद में आकर अंग्रेजों ने उसका अपना नाम दिया। अभी परसों के दिन मैं दिल्ली में एक यज्ञशाला में बैठा था, तो उस यज्ञशाला में बैठे बैठे मुझे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिनेश सिंह जी वाइस चांसलर हुआ करते थे, वो मुझे मिले। उनने मुझसे कहा कि पाइथागोरस प्रमेय की जो शुरुआत हुई वो यज्ञशाला से ही हुई थी। ऐसे बहुत सारी चीजें जो देश के अंदर थी, ये हमारी पुरातन संस्कृति थी। जब हम कहते हैं कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, और जब दशमलव दिया, ये सारी चीजें हमारे भारत के पुरातन संस्कृति। और सबसे पहले जब हमारे देश पर आघात हुए तो हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों को ही नष्ट करने का काम किया गया। बहुत सारे आक्रांता आए, लेकिन कई कई बार कंट्राडिक्शन इस बात का होता है कि जब लोग कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, और लोग कहते हैं कि भारत गरीबों का देश था और भारत सांप और सपेरों का देश था। यदि आप इस बात को विचार करिए, यदि भारत गरीबों का देश होता, भारत की उस समय की जीडीपी 22% वर्ल्ड की भारत की होती थी। यदि भारत गरीबों का देश होता
तो किसी देश में इतने बार आक्रमण लूटने के लिए हो सकते हैं क्या? क्योंकि गरीबों के घर में तो चोरी होती नहीं। इसलिए हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं और हमारे जो आर्थिक पक्ष है, वो भी हमारा बहुत सुदृढ़ रहा है। पर कैपिटल इनकम भी भारत की अन्य राष्ट्रों की संख्या में बढ़ी रही है, क्योंकि हर हाथ को काम और हर काम को एक हाथ दिया गया था। हमारी पूरी ग्रामीण परिवेश की संस्कृति अपने आर्थिक विकास के लिए जानी जाती थी, उसको अन्य देश उसको अडॉप्ट भी करते थे। ऐसी संस्कृति और संस्कार होने के बाद ही भारत के ऊपर इतने आक्रमण हुए, इतने आक्रांता आए, इतने सारे लोगों ने भारत को लूटने और खसोटने का काम किया, तब भी भारत अपने स्थान पर अडिग रहा। इसलिए हम सब कई बार ये बात कहते हैं कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। हमारा देश निरंतर अपने आप में रिफॉर्म करने वाला ये देश। हम कभी भी रिजिट होकर अपनी संस्कृति और संस्कारों के लिए नहीं रहे। हाँ, हम उनको बचाने के लिए रहे, लेकिन समय समय में जिसको अनुकूलता हमने विज्ञान के अंदर पढ़ा है, हमारा देश समय समय में समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपने अंदर अनुकूलता के भाव भी लेकर आता है। इसलिए इस देश में रहने वाले लोग भी उस भाव के साथ काम करते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी संस्कृति संस्कार हमारे इतने रहे हैं, जिसके कारण देश आज भी अडिग है, देश आज भी विकास की ओर अग्रसर है। और मैं हमेशा महर्षि अरविंद की एक बात को कोट करता हूं और हमेशा नौजवानों से ये बात कहता हूं कि वो देश कभी तरक्की नहीं करता जिस देश में रहने वाले नौजवानों में अतीत का गौरव, वर्तमान की चिंता और भविष्य के सपने जिनकी आंखों में नहीं होते, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए इस देश के विकास के मॉडल की तरफ जब हम जाते हैं, चूंकि अभी मेरा जो विषय है ये वर्तमान राजनीति और नौजवानों से जुड़ा हुआ है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जब से हम जिस राजनीतिक दल में काम करते हैं और जिस विचार को लेकर हम काम करते हैं, वो विचार हमें एक ही बात हमेशा सिखाता है, नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड और सेल्फ लास्ट। सबसे पहले राष्ट्र प्रथम। हम अपना आप को द्वितीय पायदान पर और तृतीय पायदान पर, द्वितीय पायदान पर संगठन और तृतीय पायदान पर अपने आप को रखें। और इसलिए मैं आज के समय की प्रासंगिकता को भी इस बात के सामने आप सबके माध्यम से रखता हूं कि वर्तमान समय में जिस तरह से देश की गतिविधियां चल रही, जिस तरह से देश विकास की ओर अग्रसर है, आप इस सरकार के बारे में यदि उठाकर देखेंगे, चूंकि मैं उस राजनीतिक और पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हूं, सिर्फ और सिर्फ इस देश में एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 1951 से अपना प्रारंभ किया। 1951 से यह दल प्रारंभ हुआ। कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखे। कभी तो सदन के अंदर तक रहने के लिए लोग नहीं थे, लेकिन विपक्ष में ताकत के साथ मजबूत हुए। और उसके इस पूरे कालखंड में आज हम 2026 तक लेकर जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ, जिस दल का कभी विघटन नहीं हुआ, जो दल कभी भी बटा नहीं, टूटा नहीं। एक बार अटल जी के सामने बड़ी समस्या आई, आपको ध्यान में होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब उस समय थे, तो अटल जी के सामने ये बात आई कि दो प्रकार के संस्थानों के आप संबद्धता नहीं रख सकते। जब उस समय समाजवाद और बाकी सब सारी चीजें चल रही थी, जनसंघ के बाद परिस्थितियां बनी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर यह आरोप लगा कि आप या तो संघ के स्वयंसेवक बन सकते हैं या तो आप इस राजनीतिक दल के हिस्से हो सकते हैं। तब उन्होंने, अटल जी ने इस स्पष्टता के साथ बात कही कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमें वैचारिक आंदोलन की बात सिखाता है, हमारे राष्ट्रीय विकास की बात कराता है, राष्ट्र प्रथम को हमारे सामने सर्वोपरि रखने की बात करता है। तो यदि ऐसी बात है तो मैं फिर उस दल के साथ ही काम करना चाहूंगा। और उन्होंने अपनी 1980 में नया राजनीतिक दल बनाया। जब राजनीतिक दल बनाया और मुंबई के तट पर खड़े होके समुद्र के किनारे जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि वो समय आ गया है कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और फिर से कमल खिलेगा, और देश के सामने आज आप उस उदाहरण को देख रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कहता हूं, हम भी राजनीतिक जीवन में काम करते हैं,
लेकिन इस राजनीतिक जीवन में काम करने के लिए राजनीति सिर्फ हमारे लिए एक साधन है, साध्य नहीं है। साधन इसलिए है कि देश के विकास का संकल्प पूरा करना है, भारत माता को परम वैभव पर लेकर जाना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भारत को लेकर जाना है, विश्व गुरु भारत जो था उस विश्व गुरु के सम्मान को लौटाना है, भारत के नौजवानों पर रोजगार देना है, मातृशक्ति का सम्मान करना है, युवाओं के लिए रोजगार के सृजन करना है, गरीबों को पक्के मकान देना है, महिलाओं के लिए उज्ज्वला कनेक्शन देना है, बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड देना है, हमारे जो बहनें जो घर में चूल्हा फूंक फूंक कर अपनी आंखें फोड़ लेती थी उनको उज्ज्वला कनेक्शन देकर उनके चेहरे में मुस्कुराहट देना है, आने वाले बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालना है, महिला सशक्तिकरण की तरफ इस देश को लेकर जाना है। ये सारे विचार को लेकर जब भी आप विचार देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आज जो सरकार चल रही वो सरकार हर उसके काम को आप जब भी उठाकर देखेंगे तो व्यक्ति नहीं राष्ट्र उत्थान उसके पीछे दिखाई देने वाला है। इसलिए जब मैं ये बात कहता हूं कि नौजवानों के बीच में पॉलिटिकल बातें जब होती तब कई बार मुझे इस बात की पीड़ा होती। हम भी कॉलेज में पढ़ते थे, मुझे ध्यान है यहीं सामने खालसा कॉलेज में आंदोलन करते थे, हाथ पैर टूट जाते थे लेकिन धरने पे बैठे रहते थे। लेकिन लड़ाई इस बात की नहीं होती थी कि हमको कुछ चाहिए। जब भी लाठीचार्ज होता था तब इस बात को होता था कि कैंपस के अंदर पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों को उनके अच्छे मार्क्स, उनके रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। मुझे ध्यान है हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो एसएम सिंह की एक रिपोर्ट आई। उस एसएम सिंह की रिपोर्ट में कई ऐसे प्रोफेसर्स थे जो नंबरों के आदान प्रदान करने में ही फंस गए। उसमें तत्कालीन कुलपति को पद छोड़कर जाना पड़ा। मैं जब विश्वविद्यालय में काम करता था तो 4 कुलपति मेरे सामने हटाए गए। तो इन सारे विषयों को लेकर लड़ाई लड़ते थे। आदरणीय डॉक्टर साहब भी यहां बैठे हैं, आपको ध्यान होगा 2003 में जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी तो कैंपस के अंदर लड़कियों को छेड़ने का काम महाकौशल कॉलेज में हुआ, उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया। इतना भयावह लाठीचार्ज हुआ कि दोनों हाथ दोनों पैर टूट गए, लेकिन वो हमारे अपने लिए नहीं था। सेफ कैंपस, एजुकेशन का सिस्टम कैंपस के अंदर होगा, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हमारे विचार की ताकत है, इसलिए हम इस काम को कर पाए। और आज की तिथि गवाह है कि इस शहर के अंदर किसी भी कैंपस को आप उठा के देख लो, एंटी सोशल एलिमेंट्स कैंपस के अंदर प्रवेश नहीं हो पाएंगे और कोई भी गतिविधियां कैंपस के अंदर नहीं चल पाएंगी। पहले लोग बंदूक के कट्टों के आधार पर कैंपसों के अंदर प्रवेश किया करते थे। इसलिए ये वैचारिक ताकत है हमारी, उस विचार को लेकर हम चल रहे हैं। मैं सारे नौजवानों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस तरह से देश की सरकार विकास के मॉडल पर काम कर रही, आज प्रक्षेपण यान के माध्यम से देखिए हम कहां तक पहुंच रहे हैं, भारत की बनाई हुई चीजें कहां पहुंच रही। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश के अंदर, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि आक्रांता तो आए, हम अपने आप को संभाल पाए। कल हमने सोमनाथ के मंदिर का भव्य पूरे देश भर में हम लोगों ने यहां पर पाठ भी किया। सोमनाथ को लूटने के लिए भी लोग आए, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश में जब अंग्रेज आए तब अंग्रेजों ने इस देश की संस्कृति पर कुठाराघात करने का काम किया। इस बात में सबसे महत्वपूर्ण नाम किसी का आता है तो लॉर्ड मेकाले का आता है, जिसने ब्रिटेन की महारानी को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि आप इस देश के अंदर क्या चीज महसूस करते हैं। तब उसने ये कहा कि यदि इस देश को तोड़ना है, इस देश को समाप्त करना है और इस देश में शासन करना है तो इस देश के एजुकेशन के सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तब उसके बाद आपको ध्यान आएगा कि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में आग लगी, महीनों तक जलते रहे। हमारे सोमनाथ के मंदिर को भी पहले तोड़ दिया गया, अयोध्या के मंदिर को तोड़ दिया गया, हमारे यहाँ कई प्रकार के मंदिरों को तोड़ दिया गया, आपकी 64 योगिनी को तोड़ दिया गया। ये मुगलों ने किया, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति और संस्कारों को तोड़ने का काम किया। पहले जात पात कभी नहीं होती थी, बड़े बड़े संत महात्माओं की कोई जात नहीं पूछता था, राजाओं की कोई जात नहीं होती थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने आए तो जात पात के आधार पर इस देश के विभाजन की उनके परिकल्पना लिखी। और इतना ही नहीं, हमारे जो महानायक थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे,
1857 की क्रांति जो स्वधर्म और स्वराज की सबसे बड़ी क्रांति थी, जिसे हिंदू मुस्लिमों ने एक साथ मिलकर लड़ा था, इस देश में दुर्भाग्य है कि उसे गदर का नाम दिया गया, ताकि पूरे वर्ल्ड के सामने भारत की छवि जाए कि गदर करने वाले लोग, जबकि वो स्वधर्म और स्वराज की सबसे बड़ी लड़ाई थी। हमारे यहाँ सिख गुरुओं को जो लगातार अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते थे, उनको चोर और डाकू लुटेरे बता दिए गए। इसलिए इस देश में सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब अंग्रेज आए तब इस देश में गुलामी की मानसिकता को जो उन्होंने बढ़ाने का काम किया, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जीवित दिखाई देती। तभी तो हम बात करते हैं, कई बार ध्यान आता है, कई जगह मैं डॉक्टर साहब मिलता हूं लोगों से, तो लोग कहते हैं कि फलाने का बेटा अमेरिका में नौकरी करता है, जबकि उससे ज्यादा यहां पे उसका दूसरा बेटा कमा रहा है। लेकिन अमेरिका हमारे लिए स्टेटस सिंबल है। दूसरे विदेश की चीजों को हम कहते हैं कि विदेश ने हमको ये दिया। कई बार तो दुख होता है जब लोग कहते हैं कि भारत का विकास का मॉडल किसी ने लिखा, तो अंग्रेजों ने लिखा। यदि अंग्रेज ना आए होते तो हमारे यहां तो ट्रेन भी नहीं चल पाता। ये सारी गुलामी मानसिकता जो है, ये अंग्रेजों के समय से लॉर्ड मेकाले ने भारत की शिक्षा पद्धति के अंदर परिवर्तन किया गया और भारत की शिक्षा को उस पर कुटाराघात करने का काम उन्होंने किया, जिसमें पीढ़ी निकल गई और पीढ़ियों ने इस बात को आत्मसात भी किया कि जो अंग्रेजों ने किताबों में लिखा वो सही है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए। हमारे यहां आदरणीय अतुल कोठारी साहब काम करते हैं, किस तरह से शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन और भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृति और संस्कार को जोड़ते हुए भारतीय आध्यात्मिक चेतना के साथ कैसे उन्होंने शिक्षा के अंदर जो रिफॉर्म करने का काम किया है। आज हमको दूसरे देशों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमारे अपने इतिहास के गौरव के बारे में हमको बताया गया। वो सारी चीजें शिक्षा पद्धति के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने कर दिखाई है। लेकिन अब दूसरी ओर यदि देश को विकास की ओर लेकर जाना है तो हर राज्य विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। जिस तरह से भारत आगे बढ़ेगा तब आगे बढ़ेगा जब गुजरात आगे बढ़ेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, मेरा अपना मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। एक और देश के प्रधानमंत्री देश के विकास के मॉडल पे काम कर रहे हैं और हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तो इस बात के लिए आप सबको इस बात से आपको ध्यान आना चाहिए कि सबसे ज्यादा तो प्रधानमंत्री का अभिनंदन इस बात से करना चाहिए कि जिस ब्रिटेन ने भारत के ऊपर वर्षों तक राज किया, उस ब्रिटेन ने भारत को लूटने का काम किया, उस ब्रिटेन की भी अर्थव्यवस्था को पछाड़कर आज भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व के सामने खड़ा हो। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है। लेकिन उस तरफ जब देश आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री ने इस देश की सारी समस्याएं समाधान कर दी। सिर्फ एक समस्या समाधान अभी बाकी है। जिस दिन उस समस्या को हम लेकर समाधान की तरफ बढ़ेंगे, उस दिन ये देश सुरक्षित भी हो जाएगा। आप कभी महसूस करते हैं कि इस देश की कोई सरकार ऐसी होगी जो कहेगी कि 2026 में इस देश से नक्सलवाद समाप्त कर देंगे? ये संकल्प देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने लिया और पूरा नक्सलवाद समाप्त। मेरे साथ के अभी 7 लोग हम युवा मोर्चे के साथी थे, 6 अलग अलग राज्यों के गृह मंत्री। मैं उनसे जब भी बात करता हूं तो वो कहते हैं कि आदरणीय अमित शाह जी ने ये संकल्प लिया और उसका जिम्मेदार उनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी और वो लोग आज नक्सलवाद को समाप्त कर पा रहे हैं। कभी आप ये सोच सकते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर कहेगा कि मैं शौचालय बनवाऊंगा? लोग हंसते थे, विपक्षी दल कहते थे कि ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। अरे आप उन गांवों में जाकर देखो, मैं तो गांव का लड़का हूं, मेरे माता पिता दोनों छोटे स्कूल के टीचर रहे। हम देखते थे कि गांव में महिलाएं रात होने का इंतजार करती थी। वो शौचालय नहीं है, वो हमारी नारी शक्ति का इज्जत घर बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। ये काम लाल किले के प्राचीर से बोलने वाला कोई यदि प्रधानमंत्री हुआ तो वो नरेंद्र मोदी हो। इसीलिए इस देश के विकास का हम पूरे विश्व के सामने खड़े होना चाह रहे हैं। हम पूरी ताकत के साथ विश्व के सामने हम खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन खुद के गांव और घरों में शौचालय तक नहीं। ये पहले अपनी आर्थिक सुदृढ़ता और हमारे देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री का संकल्प है। मैं जिस गांव में रहता हूं, मैं बचपन में जब डॉक्टर साहब वहां रहता था तो मेरे गांव में हम लगभग 8 किलोमीटर दूर पापा के साथ साइकिल से जाते थे, वहां नहाते थे और नदी से 4 बाल्टी पानी भर के
और साइकिल में टांग के लेके आते थे। हम पापा से बचपन में कहते थे, जब वहां से जब शहर जाते थे जब पढ़ने के लिए, कि पापा कभी इस गांव में कभी नल आएगा क्या। मैं अभी पिछले 3 साल पहले मैं जब गांव की कुल देवी की पूजा में गया तो मैं हर घर में देखा कि नल की टोटी ऐसे खोल दो और घर में नल आने लगा, पानी आने लगा। ये संकल्प आप सोचिए, लोगों को सुनने में बड़ा साधारण लगता होगा, लेकिन उन महिलाओं को देखो जो 8-8 किलोमीटर से 2-2 मटका भर के सर पे पानी लेकर आती थी। इस बारे में किसने विचार किया? इस बारे में देश के प्रधानमंत्री ने विचार किया। ऐसे बहुत सारे काम हैं। जब हम प्रधानमंत्री जी से कभी कभी बात करते हैं, मिलते हैं, तो प्रधानमंत्री माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं छोटी छोटी सी चीजों पर। इन सारे विषयों को लेकर देश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो तभी संभव है जब मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े। एक और देश के प्रधानमंत्री है, दूसरे और डॉक्टर मोहन यादव काम कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश को अभ्युदय मध्य प्रदेश की तरफ लेकर जा रहे हैं। अभ्युदय मध्य प्रदेश मतलब इस प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करना मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, और यह हमारी जिम्मेदारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी, और उस दिशा पर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही। आप कभी विचार करिए कि जाने वाला जो वर्ष 2025 गया, यह औद्योगिक विकास वर्ष के रूप से पूरे मध्य प्रदेश में मनाया गया। हमने अलग अलग स्थानों पर GIS मीटिंग होने से पहले हमने रीजनल कॉन्क्लेव की। विकास के मॉडल पर मैं उस दिन प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश ने अपने लोकल क्षेत्रों में जिस प्रकार के रॉ मटेरियल्स हैं, उनके विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले रीजनल कॉन्क्लेव की। उन रीजनल कॉन्क्लेव्स में औद्योगिक विकास की परिकल्पना को साकार किया। हमने बुंदेलखंड में क्या होता है, तो सागर के अंदर हमने रीजनल कॉन्क्लेव की। बघेलखंड का कौन सा रॉ मटेरियल है, तो हमने जाकर शहडोल और रीवा के अंदर हमने कॉन्क्लेव की। ग्वालियर और चंबल में क्या होता है, तो हमने ग्वालियर में कॉन्क्लेव की। मालवा की धरती में क्या होता है, हमने उज्जैन में कॉन्क्लेव की। इसके अलावा निमाड़ क्षेत्र में क्या होता है, तो खंडवा में जाकर हमने कॉन्क्लेव की। उसके सारे कॉन्क्लेव होने के बाद एक GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के अंदर हुई, जिसमें लाखों करोड़ रुपए के MOUs मध्य प्रदेश की धरती में साइन हुए। हम औद्योगिक विकास तो करना चाहते हैं, लेकिन औद्योगिक विकास तब होगा जब समग्र विकास की परिकल्पना को लेकर काम करेंगे। इंदौर आगे बढ़ जाएगा, जबलपुर पीछे रह जाएगा, तो क्या मध्य प्रदेश का विकास संभव? यदि जबलपुर आगे बढ़ जाएगा, मंडला पीछे रह जाएगा, तो क्या मध्य प्रदेश का समग्र विकास संभव? यदि मान लीजिए मंडला आगे बढ़ गया और शहडोल पीछे रह गया, तो कैसे हम समग्र विकास की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं? इसलिए जो मोदी जी का सपना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, ये मध्य प्रदेश और देश की सरकार ये काम कर रही। हम अभ्युदय मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस विकास के मॉडल के साथ साथ हम जो बात कहते हैं कि संस्कृति और संस्कारों से जुड़ा हुआ हमारा संगठन है, इसलिए विकास तो है, लेकिन विरासत की भी रक्षा करना हमारा संकल्प है। आज आप देखिए, विरासत के नाम पर इस देश के आप सामने देखिए कि हम विकास के मॉडल पे तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक चेतना के साथ भी हम बढ़ रहे हैं। हम अयोध्या के राम मंदिर की भी चिंता करते हैं, हम काशी विश्वनाथ की भी चिंता करते हैं, हम राम पथगमन की भी बात करते हैं, हम कृष्ण के जाने के रास्तों की भी बात करते हैं। अजमेरा में कृष्ण भगवान कहां मिले, कृष्ण सांदीपनी इस आश्रम में कैसे शिक्षा ली, और कृष्ण पथ जहां जहां से रहा, ऐसे कृष्ण पाथेय की भी कल्पना हम मध्य प्रदेश के अंदर करते हैं। राम चित्रकूट आए, लेकिन राम जिनके बारे में ये कहा जाता है कि राम से नाम से ही हम तर जाते हैं, ऐसे राम जहां जहां से निकले वो पथगमन भी हमारी जिम्मेदारी। चाहते तो औद्योगिक विकास की ओर लग सकते थे, चाहते तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी कर सकते थे, लेकिन इंडस्ट्रीज खड़ा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, युवाओं को रोजगार देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन उस विरासत को बचाकर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है जो पूर्वजों ने हमको सौंपी। तो इसलिए विकास और विरासत के साथ इस प्रदेश और देश की सरकार आगे बढ़ रही। मैं इसलिए आज के इस अवसर पर आपके माध्यम से नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि राजनीति और राजनीतिक व्यक्ति को गाली देने से काम नहीं चलेगा। कई बार हमारे मन में विचार आता है कि ये तो नेताजी हैं,
मैं नौजवान साथियों तुमसे निवेदन करता हूं कि राजनीति को छू कर देखो, दूर से नहीं देखो। कई बार ऐसा लगता है कि दूर से देखने में हमें कई चीज अलग प्रकार से दिखाई देती है, लेकिन मैं तुमसे दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन भी यदि राजनीतिक व्यक्ति का जीवन जीकर देख लोगे तो अपने आप में तुमको लगेगा कि ये करता क्या है, ये सोता कब है, ये उठता कब है। सुबह 8 बजे से निकलते हैं तो रात को 2:30 बज जाता है। सामाजिक जीवन में काम करने की ये चेतना उन सब के आशीर्वाद और आप सब के आशीर्वाद से मिलती है जो सामाजिक क्षेत्र पर हम काम करते हैं। इसलिए आज के इस देश के दौर पर मैं आह्वान करना चाहता हूं आज के इस जबलपुर डायलॉग्स के माध्यम से कि सारे नौजवान आए और राजनीतिक जीवन पे भी अपना प्रवेश करें, सार्वजनिक जीवन जी। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, लेकिन दूसरों के लिए जीने का एक अलग आनंद है। इसलिए जिस महानायक को हम मानते हैं वो कहते हैं कि मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूं, और अपने वो हैं जो आज भी पीछे हैं, आज भी छूटे हैं, आज भी वंचित हैं। इसलिए मैं सारे नौजवान साथियों से निवेदन कहता हूं कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा। मोती तुझको तब मिलेंगे जब सागर की तह पर जाएगा, और कुछ ना लगे हाथ तो समझना कुछ ना लगे हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। इसलिए आज के इस अवसर पर विवेक जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। आज से मध्य प्रदेश में कृषि का वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आज से कृषि और कृषक के विकास के लिए पूरा 1 साल मध्य प्रदेश दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब लाइव आने वाले हैं, तो अनुमति हो तो अब मुझे अनुमति मिले। आप सबको एक बार पुनः प्रणाम, और इतने विद्वत जनों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला उसके लिए आप सबको प्रणाम। हमारे प्रीवियस सर भी आ गए, उनके चरणों में भी प्रणाम। जय श्री राम। अभिलाष जी इतना धारा प्रवाह है और मुस्कुराते। वक्ता की कहते हैं सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब कोई वक्ता अपने विचार बिल्कुल तटस्थ भाव से मुस्कुराते हुए कहता है। आपने ध्यान दिया कि अभिलाष जी पूरे टाइम मुस्कुरा रहे थे। और अभिलाष जी अगर समय की बाध्यता ना होती तो हम अभी आपको और भी सुनते। आप हमारे मंच पे आए, हमारा आनंदम परिवार आपसे मिलकर अभिभूत है, आनंदित है। धन्यवाद।